अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खौला विलायत एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये प्रोग्राम जो है पिछले प्रोग्राम की कंटिन्यूटी है, जिसमें हम IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात और उसके नतीजे में मिलने वाले फंड्स पर बात कर रहे थे। और हमने ये भी बात की कि वो क्या कंडीशन है जो IMF ने पाकिस्तान के लिए नहीं रखी हैं, और उन कंडीशन का जो है वो आपकी डिटोरिएटेड इकनॉमिक सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। नाजरीन, हमने बात की कि IMF ने जो है वो आपको ये कहा कि आप 800 बिलियन की एडजस्टमेंट करके दिखाएं कि कहाँ से लेंगे, जिसमें हमने कहा सब्सिडीज का रिमूवल हो जाएगा। इसके साथ IMF ने ये कहा कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें 20 रुपए का इजाफा किया जाए, और उसने कहा स्टैंडर्डाइज करें GST को और स्टेट बैंक को ऑटोनोमस करें। इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ बात करूंगी कि जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आई, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.75% कर दिया गया, उसके क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। आइए देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली आपकी मनी मार्केट में पैसे की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करती है। यानी आप मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ऐसे टूल्स जैसे इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, इनके ज़रिए आप मनी सप्लाई कम या ज़्यादा करते हैं, जिससे मार्केट के अंदर मनी की डिमांड चेंज होती है और उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होता है। या आप इंटरेस्ट रेट के थ्रू जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया, ऑफ कोर्स ऑन द डिमांड ऑफ IMF, क्योंकि हमें IMF के फंड रिलीज कराने के लिए उनकी कंडीशन पूरी करनी थी। दे सेड कि आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसको इंक्रीज करें, जो राउंड अबाउट 5.5 के करीब था, वहां से आपने उसको बढ़ा के 7.75% कर दिया, यानी 7.25% कर दिया। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 2 वे में काम करता है। ये शरह सूद है। ये शरह सूद वो है जो आप कर्जों के ऊपर अदा करते हैं। जब लोग बैंक से कर्जा लेते हैं कारोबार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी के लिए, या और किसी भी चीज़ के लिए, या किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, तो उस पर आप एक शरह सूद अदा करते हैं जिसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं, और ये 8.25% है, हो गई है। अब दूसरी तरफ ये वो मुनाफा है जो आप जब सेविंग करते हैं बैंक के अंदर अपने पैसे रखते हैं और सेविंग अकाउंट्स करते हैं, जैसे नेशनल बैंक में है, बाकी जगहों के ऊपर है, तो आपको उसके ऊपर एक मुनाफा दिया जाता है जो 7.75% है। उस हिसाब से तो देखा जाए तो हम कहते हैं कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिन लोगों ने सेविंग्स रखवाई हुई है उनके ऊपर मुनाफा बढ़ जाएगा। लेकिन नाजरीन, आपको याद कराती जाऊं कि ये इजाफा सिर्फ 2 महीने के लिए किया गया है। इस 2 महीने के अंदर जो पहले से एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट्स हैं, एक तो ये उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा, उन लोगों को कोई फायदा नहीं। और 2 महीने के अंदर सेविंग अकाउंट्स में रखने के लिए अगर हम पाकिस्तान के सेविंग पैटर्न्स और परचेजिंग पावर पैटर्न्स को देखें, तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम डिक्लाइन कर रही है, और चूंकि डिस्पोजेबल इनकम डिक्लाइन कर रही है तो लोग सेविंग बचाने में, पैसे बचाने में और सेविंग्स इंक्रीज करने में नाकाम रहे। इसलिए इस 2 महीने के अंदर बहुत कम आबादी है, या आबादी का बहुत कम प्रोपोर्शनेट 1% से भी कम होगा जो लोग सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखवाएंगे। इसके ऊपर कोई इतना बड़ा फायदा नहीं नजर आता कि जिससे आप ये कहें कि इकोनॉमी के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। दूसरी तरफ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट चूंकि उन कर्जों के ऊपर अप्लाई होता है जो बैंक आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए या किसी कर्जे की सहूलत के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर के लिए, कारोबार करने के लिए देती है, उसके ऊपर इसका इतलाक होता है। अगर कारोबार के हिसाब से देखा जाए तो चूंकि मईशत का पहिया कारोबार की वजह से चलता है, इन्वेस्टमेंट की वजह से चलता है, प्रोडक्टिविटी उसकी वजह से होती है, तो ये कर्जा बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। नए लोग जो कर्जा लेने की कोशिश करेंगे उनमें से बहुत सारे इस बड़े हुए शरह सूद की वजह से डिस्करेज होंगे और कर्जा नहीं लेंगे। और जिन लोगों ने पहले से कर्जा ले रखा है, अब उनको कर्जा वापस करने के लिए पहले से ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, जिसके लिए वो अपनी अशिया की कीमत ज्यादा कर देंगे, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी। इसका इतलाक इन्फ्लेशन पे भी होगा और इससे लो इन्वेस्टमेंट भी होगी। अगर हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को सामने रखें तो हम ये जानते हैं कि जब इनकम जाती है तो इनकम से एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग होती है,
उन सेविंग्स की वजह से जो बैंकों में पैसे बड़े होते हैं, उन्हीं में से बैंक्स जो हैं वो कर्जा देते हैं या लोन देते हैं ताकि प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो सके और मईशत का पहिया चल सके। अब चूंकि उसकी वजह से ज़्यादा कर्जा नहीं जाएगा, लोग ज़्यादा कर्जा डिमांड नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट नीचे आएगी। इन्वेस्टमेंट नीचे आने की वजह से कम चीज़ें बनेंगी, कम चीज़ें बनने की वजह से मार्केट के अंदर कम चीज़ें दस्तयाब होंगी और चीज़ों की कमी की या किल्लत की वजह से डिमांड ऊपर चली जाएगी और प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो सप्लाई शॉक ज़्यादा होते हैं, और चूंकि हमारी ज़्यादा इन्फ्लेशन डिपेंड करती है इम्पोर्ट्स के ऊपर और लोकली सप्लाई शॉक्स के ऊपर, जिसकी वजह से महंगाई होती है। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये है कि महंगाई में इजाफा होगा। दूसरा, जो कर्जों की डिस्करेजमेंट की वजह से आम आदमी कर्जा नहीं ले सकेगा, तो जो बेरोजगारी है उसमें भी इजाफा होगा। क्योंकि नाजरीन, जब कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट जनरेट होती है तो वो इन्वेस्टमेंट इकॉनमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट पैदा करती है, रोजगार पैदा करती है। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट कम होगी तो रोजगार के मौके भी कम दस्तयाब होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा होगा। सो ये उसका एक दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है। तीसरा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अपनी मेजॉरिटी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ लोकल मार्केट के अंदर ये रीज़न है कि हम चीज़ें कम बना रहे हैं या हम उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं या रेड टेपिज्म की वजह से मार्केट में नहीं पहुँच पाती। सो ये जो आर्टिफिशियल सप्लाई शॉक्स हैं और जो ओरिजिनल सप्लाई शॉक्स हैं, ये दोनों इकट्ठे होकर आपकी इन्फ्लेशन में इजाफा करते हैं। सो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होगा। फिर सप्लाई चेन में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर से रिलेटेड जो सप्लाई चेन है, यानी कि जो रिटेलर है और जो होर्डिंग जो स्टोरेज वाला बंदा है या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके कारोबार, उनके बिजनेस में भी कमी वाक़या होगी। सो जिसकी वजह से फिर अगेन द इनकम ऑफ द इकॉनमी, द टोटल इनकम ऑफ द इकॉनमी वो नीचे जाएगी। इन सूरत हाल में अगर आप अपना ग्रोथ रेट 5 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये लोगों की गर्दनों पे छुरी चलाने से नहीं हासिल होगा। इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आनी होंगी, जो कि हमारे यहाँ लैक ऑफ गवर्नेंस और पुअर गवर्नेंस की वजह से हैं। जब तक इन इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया जाता, प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाता स्टेट की तरफ से, आपके यहाँ ये सप्लाई शॉक्स रहेंगे और इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगी। सो नाज़रीन, एक डिस्कस करने वाली या ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि हम 3 बिलियन का कर्जा लेने के लिए, $3 बिलियन का कर्जा लेने के लिए आपकी टोटल इकॉनमी के इस वक्त जो डेट्स हैं उनकी तादाद 800 बिलियन से ज़्यादा है। ये ऊंट के मुंह में ज़ीरा, हमें नुकसान ज़्यादा दे रहा है और ये फ़ायदा नहीं दे रहा है। तो क्या इस वक्त हमें इस कर्जे का कोई फ़ायदा है? हाँ, एक ये ज़रूर है कि जब आपके पास ये अमाउंट आएगी जिसमें से 1.01 अरब डॉलर जो है वो पहले आ जाएगा, जो कल आपको रिसीव हो गया है, और टोटल आपको जो अमाउंट मिलेगी वो 3.03 अरब डॉलर की होगी। इसके मिलने के बाद आपके फॉरेक्स रिजर्व्स में इजाफा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट इसलिए नीचे नहीं आएगा क्योंकि हमारी ट्रेड के साथ या एक्सपोर्ट्स के साथ क्रॉनिकल इश्यूज हैं, जो मैं आपसे लास्ट प्रोग्राम में जो हमने किया था उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। इससे और एक फ़ायदा ये भी होगा कि IMF के अलावा जो बाकी डोनर्स हैं वो भी इनकरेज्ड होंगे और शायद वो भी हमें कर्जा देंगे। लेकिन ये कर्जे की बेस पे हम अपनी अब मईशत को दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा सकते। इस वक्त सवाल ये है कि क्या हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को चूज़ करना चाहिए या हमें स्टेबल इकोनॉमी को चूज़ करना चाहिए। मेरी सजेशन ये है कि स्टेबल इकोनॉमी को चूज़ करना चाहिए, और वो कर्ज लेने से नहीं आएगी, वो मईशत के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने से आएगी। मैं आपके साथ फिर किसी वक्त स्ट्रक्चरल चेंजेस डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं इस चीज़ पे जोर देना चाहती थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो नुकसानात हैं वो लॉन्ग टर्म होंगे और वो आपको नुकसान देंगे, और जो उसके फ़वाइद हैं वो बहुत कम हैं, और उन फ़वाइद से आपकी मईशत के डिटोरिएटेड सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह।